नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। यहां खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें। साथ ही न्यूज का फैमिली शो है, ये भी याद दिलाता हूं। और ये तो वो पाठशाला है जहां आप बुर्का पहनकर भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, हिजाब पहन के भी कर सकते हैं, भगवा पहन के भी कर सकते हैं। तो ये पाठशाला में वो वाली दिक्कत नहीं है। कीजिए, अटेंडेंस लगाते हैं, पाठशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं पाठशाला में आज क्या है। पाठशाला में आज आपका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हिजाब विवाद पर पाठशाला में बड़ी पड़ताल करने जा रहा हूं। यह विवाद कैसे शुरू हुआ, किसकी वजह से हो सकता है शुरू हुआ और कहां तक जा रहा है, एक एक बात आज आपको बताऊंगा। इसके अलावा पाठशाला में आज सियासत का हिजाब उतारूंगा। बच्चियां पहनती हैं हिजाब, बुर्का पहनती हैं, इस देश में किसी को रोक नहीं है, लेकिन कुछ लोग हिजाब पहनकर सियासत कर रहे हैं, उनका पर्दा आज उतारूंगा। इसके अलावा आज पाठशाला में आपके लिए लेकर आया हूं हिजाब वाली पोस्टर गर्ल्स किसका मोहरा बनी, इस पर भी कुछ बातें, इसका भी चैप्टर होगा। साथ ही आज पाठशाला में आपके लिए कांग्रेस के सरकारी घरों का कितना किराया बाकी है, यह भी बताऊंगा। और आपको यह भी बताऊंगा पाठशाला में कि वो इंसान जिसे 14 महीने से कोरोना है, वो टेस्ट पर टेस्ट कराता है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ कोरोना निकलता है। 14 महीने से मुंह से गजबे है, निकल जाएगा ये देखकर। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में सबसे पहले हिजाब विवाद की पड़ताल करूंगा। हिजाब विवाद में सबसे चर्चित वीडियो कर्नाटक की उस स्टूडेंट का है जिसका नाम मुस्कान बताया जाता है। मुस्कान नाम की यह स्टूडेंट तब सुर्खियों में आई जब बुर्का पहने हुए और कॉलेज कैंपस में एंट्री करते हुए इसका वीडियो बहुत वायरल हुआ। हमने इस पे शो किया था। हमने कहा अगर लड़के लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात की जद्दोजहद कर रहे हैं कि इक्वालिटी हो स्कूल में, आप बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें इस बच्ची के आसपास जाकर इस तरीके से नारे लगाना उचित नहीं था। यह हमने कहा था और बहुत कड़े शब्दों में कहा था। लेकिन फिर हमने थोड़ा और पड़ताल की। हिजाब का विरोध कर रहे लड़कों के एक ग्रुप से मुस्कान अकेले भिड़ गई थी। आपको याद होगा, वीडियो में दिखता भी है। कॉलेज कैंपस में हिजाब का समर्थन करते हुए इसने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। इसके बाद मुस्कान की खूब चर्चा हुई। कोई शेरनी बोलने लगा, कोई कहने लगा कि अरे इसी से हिम्मत आती है। हिजाब विवाद का पोस्टर गर्ल उसको बना दिया गया। हिजाब का समर्थन करने वाले ये कहने लगे कि मुस्कान हिजाब के अपने हक के लिए लड़ रही है, अपनी पहचान और पहनने की आजादी के लिए लड़ रही है। लेकिन जो आपको दिख रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, क्या वो वैसा ही है या मामला कुछ और है जिस पर चर्चा होनी चाहिए? मुस्कान का अचानक सुर्खियों में आना, उसका वायरल होना, क्या यह संयोग है या इसके पीछे एक बड़ा प्रयोग है? और क्या यह प्रयोग राजनीति का प्रयोग है? आज हम इसकी पड़ताल पाठशाला में कर रहे हैं। हमारी पड़ताल कर्नाटक के उडुपी के उस कॉलेज से शुरू होती है जहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। उस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट पीयू कॉलेज उडुपी। इसके प्रिंसिपल हैं रुद्रे गौड़ा। इन्होंने हमसे बात करते हुए इस पूरे विवाद में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI नाम के संगठन का नाम लिया। आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आपने PFI सुना होगा, अब आपको बता रहा हूं CFI, इसका नाम प्रिंसिपल साहब ने लिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, CFI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका नाम प्रिंसिपल साहब ने लिया हमसे बात करते हुए। अब ये क्या है भाई CFI? ये जो PFI आप जानते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका नाम तो आपने कई बार सुन लिया होगा हाल के दिनों में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के मुस्लिम संगठन का स्टूडेंट विंग है CFI, छात्र संगठन। यानी कॉलेज में, दूसरी जगहों पर CFI के तहत ये लोग काम करते हैं। पहले उडुपी के प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा को आप सुन लीजिए, उनका एक बयान आपको सुनवाता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, इसको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं।
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೇಡೀಸು, ಇವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಏನಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು 3-4 ಅಲಿಗೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಸಲಾಮನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಉರ್ದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ 3 ಅಲಿಗೇಷನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ABP ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. रुद्र गौड़ा जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको आपने बोलते हुए सुना, उनका टेक्स्ट हिंदी में हमने बगल में लिखा, लेकिन उन्होंने जो बातें कही उसके 3 पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहता हूं. पहली बात जो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, कि 9 दिसंबर से ही कॉलेज कैंपस में CFI के मेंबर एक्टिव हो गए. CFI एक्टिव हो गया था 9 दिसंबर से ही. तो ये विवाद जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, उसकी तारीख या उसकी नींव जो है वो 9 दिसंबर CFI के लिहाज से, लेकिन उसकी जड़ें जो हैं वो और पहले जाती हैं. दूसरी बात जो प्रिंसिपल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा कि CFI के मेंबर प्रिंसिपल से मिले थे. ठीक है, वो प्रिंसिपल से मिल चुके थे, प्रिंसिपल ने उनसे बातें की थी. ये सारी बातें प्रिंसिपल ने हमें बताई. और क्यों गए थे मिलने के लिए, यहां इस बात को, इस तीसरे पॉइंट को पढ़िए और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ABVP ने एक प्रोटेस्ट किया था. ABVP के प्रोटेस्ट के बाद, जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके प्रोटेस्ट के बाद इस CFI की गतिविधि बढ़ी. ये बढ़ गई इसकी गतिविधि. अब आप कहेंगे कि ABVP का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद CFI की गतिविधि क्यों बढ़ी? सारी बात यहां आकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ABVP के जिस प्रोटेस्ट की बात प्रिंसिपल कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट उडुपी में 29 अक्टूबर को हुआ था. 29 अक्टूबर को ABVP का प्रोटेस्ट हुआ. CFI दिसंबर के महीने से एक्टिव हो गया, प्रिंसिपल कह रहे हैं. इस प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी हमारे पास है, वो आपको दिखाता हूं. ये 29 अक्टूबर के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं ABVP की. ये प्रदर्शन रेप के एक मामले पर हुआ था. बड़ी बात यह है कि ABVP के इस विरोध प्रदर्शन में कुछ मुस्लिम छात्राएं भी शामिल हुई थी. तस्वीरों में सबसे आगे आप 2 मुस्लिम छात्राओं को बैनर पकड़े देख सकते हैं. इन छात्राओं ने हिजाब पहना था. आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, इसको जरा बड़ी स्क्रीन पर डालिए. ये वो प्रदर्शन था जो ABVP ने किया था. छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुई, और ये 2 जो आगे आपको लड़कियां दिख रही हैं, मुस्लिम छात्राएं, ये भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई. अब इससे क्या हुआ? कहा यह जा रहा है कि उडुपी के कॉलेज में विवाद यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि दावा यह है कि PFI की पॉलिटिकल विंग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI, और स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI, इसके कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि ABVP के प्रदर्शन में मुस्लिम छात्राएं क्यों गई थी. दावा है कि इसी के बाद CFI और SDPI ने इन मुस्लिम छात्राओं से संपर्क किया, और फिर इसी राजनीति ने हिजाब विवाद को हवा दी. अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि SDPI और CFI को यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि ABVP के प्रदर्शन में मुस्लिम छात्राएं क्यों गईं? वो इसको लेकर परेशान थे. वहां से इस विवाद की जड़ जो है वो जुड़ सकती है. ये हम कैसे दावा कर रहे हैं, ये अभी आपको आगे बताऊंगा. अपनी मर्जी से एक बात नहीं कह रहा हूं, एक एक चीज जो वहां से निकल कर आ रही है वो आपको बता रहा हूं. लेकिन ये सब कैसे हुआ, हिजाब तक मामला कैसे पहुंचा, इसके लिए एक बार फिर आपको उडुपी कॉलेज के प्रिंसिपल के दावे के बारे में बताता हूं. हमने प्रिंसिपल साहब को फिर फोन किया, उनसे थोड़ी और डिटेल मांगी. चूंकि वो कन्नड़ा बोल रहे थे, तो हमने उसको ट्रांसलेट करके उसके पॉइंटर्स जो हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं. उडुपी के कॉलेज प्रिंसिपल ने हमें फोन पर जो बताया, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. इसी से समझ में आएगा कि यह विवाद हिजाब पर कैसे चला गया. पहली बात जो प्रिंसिपल साहब ने हमें बताई
कि बात एबीवीपी के प्रदर्शन से शुरू हुई, जो अभी जिसकी विजुअल दिखा रहा था। उसके बाद सीएफआई वालों ने कॉलेज में उर्दू शब्दों और सलाम शब्द का मुद्दा उठाया कि कॉलेज में ऐसे शब्दों से रोका जा रहा है। समझे? पहले मुद्दा उठाएगा कि सलाम नहीं बोलने दिया जा रहा है, उर्दू के शब्द नहीं बोलने दिए जा रहे। फिर प्रिंसिपल साहब ने हमें दूसरी बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि जब प्रिंसिपल ने सीएफआई के सदस्यों को यह बताया कि उर्दू शब्दों और सलाम पर कोई रोक नहीं है, कोई नहीं रोक रहा, तो फिर उन लोगों ने हिजाब का मुद्दा उठा लिया। समझ रहे हैं आप मुद्दा कैसे बनाया गया? उसको देखिए, प्रिंसिपल कह रही है। तीसरी बात प्रिंसिपल साहब ने कही कि दिसंबर में कई बार सीएफआई के सदस्य छात्रों के पेरेंट्स बनकर प्रिंसिपल से मिले। प्रिंसिपल से मिलने के लिए छात्रों के पेरेंट बनकर आए सीएफआई के लोग। ये क्यों भाई? वो छात्रों के पेरेंट्स नहीं थे क्या? ये सीएफआई के लोग पेरेंट बनकर क्यों जा रहे थे? यानी पेरेंट्स मान रहे थे शायद, और इनको चिंता थी कि पेरेंट गए और प्रिंसिपल से बात हुई तो सब सेट हो जाएगा, इसलिए ये पेरेंट बनकर चले गए। ये प्रिंसिपल ने दावा किया है, हमारे पास फोन की रिकॉर्डिंग भी है। हिजाब के मुद्दे पर विरोध करने लगे ये लोग, प्रिंसिपल के पास पेरेंट बन के गए और विरोध करने लगे। चौथी बात, हिजाब विवाद की शुरुआत 12 स्टूडेंट से हुई थी, यह भी प्रिंसिपल साहब ने बताई। 6 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे जो आए वो मान गए, लेकिन 6 स्टूडेंट्स क्लासरूम में हिजाब पहनकर आने पर अड़े रहे। 5वीं बड़ी बात प्रिंसिपल साहब ने हमें बताई, कई मुस्लिम छात्राएं अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं मान रही थी और सीएफआई जैसे संगठनों की बात ही मान रही थी। यानी पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे, समानता चले, यूनिफॉर्म पर बात हो, लेकिन सीएफआई एबीवीपी के उस प्रदर्शन के बाद इतना बौखलाया कि पहले सलाम उर्दू शब्द का मुद्दा उठाया, वो नहीं टिक पाया तो हिजाब पर आया, खुद पेरेंट बनकर चले गए ये लोग। ये प्रिंसिपल साहब दावा कर रहे हैं, और फिर बच्चों का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानने से इनकार करने लगे। एबीवीपी के प्रोटेस्ट में मुस्लिम छात्राओं के शामिल होने से सीएफआई को दिक्कत थी और इसी से विवाद बढ़ा। यह बात मैंने कहा था ना, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं, यह बात भी खुद सीएफआई के नेता मसूद ने कैमरे पर मानी है और यह भी माना कि उन्होंने मुस्लिम छात्राओं की काउंसलिंग की थी। सुनिए वो बयान। The students had attended the ABVP protest without knowledge. They didn't know which protest they are attending. They were being forcefully sent by the lecturers to attend that protest, and when they went there, their photos were edited and shared throughout the social media and WhatsApp, picturizing, portraying the way that the Muslim students are joining ABVP, a fascist organization. This kind of things were happening. So in the thinking about the community, we approached the students. We did a counseling to the students. See, this is a fascist organization. You need to be aware about it before going to any protest kind of thing. You need to be aware that who is conducting and they are using you as an object to project in different way. So you need to be aware. This kind of counseling was done by Campus Front, nothing else. Okay. सुन लिया आपने? एग्जैक्टली जो मैं कह रहा था वही बात है। इनको हजम नहीं हुआ कि ये 2 मुस्लिम छात्राएं, 1 और 2, ये एबीवीपी के कार्यक्रम में चली कैसे गई। इन्होंने वहां ये पोस्टर क्यों उठा लिया और कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आया कि वो कहां चली गई। अरे ये पढ़ी लिखी लोग नहीं है क्या? ये इन्होंने जो पोस्टर लिया हुआ है इसमें एबीवीपी लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें बातें लिखी हुई है, ये पढ़ नहीं सकती थी क्या? पब्लिक को ये लोग मूर्ख समझते हैं क्या कि इनको समझ में नहीं आया कहां चली गई? और इनको चिंता इस बात की थी कि एबीवीपी के साथ दिख रही हैं, वो फोटो वायरल हो रही है। अच्छा, इन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, काउंसलिंग की। ओ, आप आए काउंसलिंग करने वाले इनके। अरे पहले अपनी पढ़ाई करो और बड़ी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो कि ये पहनने की आजादी है, वो पहनने की आजादी है, और एबीवीपी के कार्यक्रम में जाने की आजादी नहीं है। वहां इनको काउंसलिंग करनी पड़ रही है। बड़े हाई काउंसलिंग। स्कूल के प्रिंसिपल की बात आपने सुनी, सीएफआई के मेंबर का बयान आपने सुना, सीएफआई का क्लियर लिंक इस मामले में नजर आ रहा है। हमने इस पड़ताल को और आगे बढ़ाया, उडीपी के एएसपी से बात की।
उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया, एक बार उनको भी सुनिए। ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಉಡುಪಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟು ಅಥವಾ PFI ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ABVP ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಸರ್ ಈ ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು PFIಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು PFIನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, PFI ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರನಾ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ PFI ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಉಳಿದವರು ಯಾರೋ ಕಸಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಂದನೂ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವ್ದು? ಹೌದು, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. उडुपी के ASP ने दो बड़ी बातें कही। जो छात्राएं हिजाब विवाद के फोकस में, उनमें से जो पोस्टर गर्ल्स हैं बनी हुई, पोस्टर गर्ल्स, इन पोस्टर गर्ल्स के बारे में ASP साहब ने दो बड़ी बात कही। उनमें से एक छात्रा जो है, एक छात्रा, इसके पिता जो हैं, उनके बारे में ASP साहब कह रहे हैं कि ये PFI के लीडर हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक है कि PFI के लीडर की बेटी ही पोस्टर गर्ल बनती है? सोचिए। दूसरी जो ASP कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक मुस्लिम छात्रा जो है, दूसरी छात्रा, उसका जो कजन है, कजन जो है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी PFI का मेंबर है, PFI मेंबर। अब आप मुझे बताइए, दो पोस्टर गर्ल निकल कर आती हैं और उन दोनों का PFI से कनेक्शन निकल कर आ रहा है, ये ASP कह रहे हैं, पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये भी इत्तेफाक है। गजब का इत्तेफाक चल रहा है इस देश में। अच्छा, मैं आपको फिर से एक बार उस CFI के स्टूडेंट लीडर का बयान सुनाता हूं, जो कह रहा है कि हमने ABVP के कार्यक्रम में छात्राएं गई थी तो उनकी काउंसलिंग की। सुनिए एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट बाइट है, उसको सुनिए एक बार फिर से, फिर आगे की बात बताता हूं। The students had attended the ABVP protest without knowledge. They didn't know which protest they are attending. They were being forcefully sent by the lecturers to attend that protest, and when they went there, their photos were edited and shared throughout the social media and WhatsApp, picturizing, portraying the way that the Muslim students are joining ABVP, a fascist organization. This kind of things were happening. So in the thinking about the community, we approached the students. We did a counseling to the students. See, this is a fascist organization. You need to be aware about it before going to any protest kind of thing. You need to be aware that who is conducting and they are using you as an object to project in different way. So you need to be aware. This kind of counseling was done by Campus Friend, nothing else. Okay. तो ये भाई साहब CFI जो है वो लोगों को बता रही है, छात्राओं को बता रही है कि बेटा तुम इस्तेमाल हो रहे हो, तुम्हारी काउंसलिंग मैं करता हूं, मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम ज्ञान दोगे कौन इस्तेमाल कर रहा है? तुम ज्ञान दोगे? काउंसलिंग करने वाले कौन हो तुम भाई? खैर, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। इस पूरे मामले में CFI के एक्टिव होने के सबूत इस बात से भी मिलते हैं कि मांड्या के कॉलेज में जिस मुस्कान नाम की लड़की का वीडियो वायरल हुआ था, उस मुस्कान के से मिलने के लिए CFI के नेता भी मुस्कान के घर गए थे। कोई भी मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन CFI के नेता ही गए, उसकी तस्वीर भी आई। तो CFI से कनेक्शन का एक और सबूत जो है वो निकल कर आ रहा है कि ये बातें कौन पुश मार रहा था, कौन हवा दे रहा था, वो निकल कर आ रहा है। यहां आपको उडुपी और PFI की पॉलिटिकल विंग, SDPI की पॉलिटिक्स भी जाननी चाहिए कि यह सब क्यों हो रहा है, ABVP से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। यह आपको थोड़ा समझाता हूं। पॉलिटिक्स को समझिए, पॉलिटिक्स नहीं समझिएगा तो पूरा मामला बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इस देश में साधारण बातें जो हैं वो खत्म होने लगी हैं पिछले 6-7 सालों में। हर चीज का मुद्दा बनाया जाता है। अब आपको उडुपी के बारे में बता रहा हूं, जहां पर यह पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ।
इस उडुपी में जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम आबादी वो करीब है 18%। 18% मुस्लिम आबादी है यहां के अंदर, और यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं उडुपी के अंदर, 5 विधानसभा सीटें। 2013 में 2013 इन 5 में से बीजेपी के पास गई एक सीट, और कांग्रेस के पास गई 4 सीट। यह आपको 2013 का बता रहा हूं, 2013। लेकिन 2018 में क्या हुआ यह आपको समझना चाहिए। 2018 में जहां बीजेपी 1 पर थी, 4 पर कांग्रेस थी, यह पूरा हिंदुत्व की लहर में पलट गया मामला, और यहां बीजेपी की सीट 2018 में 5 हो गई और कांग्रेस की 0 सीट हो गई। यह हुआ 2018 में। अब मसला क्या है मैं आपको समझाता हूं। एसडीपीआई जो है, जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, वो दरअसल कांग्रेस को रिप्लेस करके बीजेपी का चैलेंजर बनना चाहती है कि कांग्रेस को हटाओ और हम बीजेपी को टक्कर दें। इसके लिए एसडीपीआई कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। एसडीपीआई ने दिसंबर में हुए निकाय चुनाव में उडुपी में 3 सीटें जीती भी थी। इसी वजह से एसडीपीआई अब हर मामले में उडुपी में एक्टिव हो जाती है, और सीएफआई जो पीएफआई का स्टूडेंट विंग है वो भी एक्टिव हो जाता है। कर्नाटक का हिजाब विवाद अलीगढ़ भी पहुंच गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने आज प्रदर्शन किया, वहां नारे लगाए, यह कहा कि हिजाब उनका हक है और वो हिजाब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ये तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो वहां सीएफआई पीएफआई पोस्टर गर्ल्स का कनेक्शन, कहानी कहां से कहां जाती है वो बताने के बाद अब वो कहानी कैसे देश में बढ़ रही है वो आपको दिखा रहा हूं। अलीगढ़ में भी क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कहानियां कैसे जुड़ती हैं वो देखिए, खबर कैसे कहां से कहां जाती है। एक बार जरा सुनिए वहां क्या प्रदर्शन हो रहा है। मैं मानता नहीं हूं, मैं आपको बता दूं क्लियर, मैं नहीं मानता मेरा तो वो पूरी दुनिया में फैलेंगे। बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। हिजाब, बुर्का, जीन्स, शॉर्ट स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट, प्रियंका वाड्रा जो कह रही थी बिकनी, किसी को इस देश में कुछ भी पहनने से रोका नहीं जाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको जो पहनना है पहन लीजिए भाई, उस पर रोक ही नहीं है, उस पर लड़ाई नहीं है। मैंने कल भी शो में बताया था कि मसला स्कूल के यूनिफॉर्म का है, कॉलेज के यूनिफॉर्म का है, संस्थानों के नियम का है, क्योंकि वहां आप बराबर हैं। मुझे नहीं याद मैंने स्कूल में कभी सोचा हो, कभी देखा हो कि मेरे बगल में हिंदू बैठा है कि मुसलमान बैठा है, और पता भी नहीं चलता था भाई, सबकी एक ड्रेस। लेकिन इस मसले को बनाया जा रहा है कि जैसे देश में हिजाब पर बैन लग गया। इसी तरह से नासिक के मालेगांव में बड़ा प्रदर्शन हुआ। जमीयत उलमा की अगुवाई में मुस्लिम महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। हिजाब को लेकर अब इस तरह से आंदोलन शुरू करने पर बातें चल रही हैं, जोर लगाया जा रहा है। शाहीन बाग में अलग चला। अब ये आप मालेगांव महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के गठबंधन की सरकार है। प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि पहनने का अधिकार सबके पास है, वो कुछ भी पहने, जीन्स पहने, बिकनी पहने, स्कर्ट पहने, कुछ भी पहने। और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कहते हैं ये सब यहां महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहां स्कूल ड्रेस ही पहननी पड़ेगी, यूनिफॉर्म ही पहनना पड़ेगा। और इस बीच में यह प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला कोर्ट में है। 3 जजेस की बेंच सुन रही है, लेकिन इतनी सी बात को कैसे इतना बड़ा बनाना है, कैसे मुद्दा क्या है और उसको कैसे भटकाना है, यह तो आपने इस देश में देख ही लिया बीते कुछ सालों में। उम्मीद है छात्राएं भी ये समझेंगी कि ये सारी बातें उनके हक में हो रही हैं।
जो कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये उनके हक में है। हम सब चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ें, आगे बढ़ें, देश में अच्छा माहौल रहे, बच्चे सीखें कि नियम मानना चाहिए, देश के लिए एकता में रहकर पढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे समझे। पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास का दूसरा चैप्टर। जो नेता चुनाव में करोड़ों की कर्ज माफी की बात करते हैं, जो चुनाव में मुफ्त बिजली, मुफ्त स्कूटी जैसे वादे करते हैं, वो अपने घर का खुद का किराया नहीं भरते। आरटीआई से जानकारी मिली है कि कांग्रेस से जुड़े 3 आवासों का किराया काफी अरसे से भरा ही नहीं गया। इनमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का 10 जनपद भी शामिल है, उसका भी किराया बाकी है। आरटीआई में जानकारी मांगी गई थी कि कांग्रेस नेताओं पर सरकारी आवास का कितना किराया बाकी है। इसका जवाब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिया तो उसमें 3 संपत्तियों का जिक्र किया गया जिनका किराया ही नहीं दिया गया है लंबे वक्त से। 10 जनपद जहां सोनिया गांधी रहती हैं, जिनके बेटे राहुल गांधी, जिनकी बेटी प्रियंका वाड्रा देश में घूम घूम कर कहते हैं कि हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे, हम तुम्हारा कर देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे। राहुल गांधी 2019 के चुनाव के पहले सबको 72 हजार रुपया दे रहे थे। उनकी खुद की माता जी इस 10 जनपद में रहती हैं। 26 अकबर रोड जहां कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर है, C11/109 चाणक्यपुरी जहां विंसेंट जॉर्ज का सरकारी बंगला है, सबका किराया बाकी है। विंसेंट जॉर्ज सोनिया गांधी के निजी सचिव हैं और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। आरटीआई से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये आरटीआई की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये वो आरटीआई है जिसमें जानकारी दी गई है कि ये ऐसा बकाया चल रहा है, बाकी चल रहा है। अब वो आरटीआई की जानकारी क्या कहती है? 26 अकबर रोड, 26 अकबर रोड, ये जो है ये कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर है। कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर यहां पर मौजूद है और इसका मंथली किराया जो है, किराया कितना है इसका भाई? 12,69,000 रुपए का किराया है। 12,69,000 प्रति महीना। ये हर महीने किराया जो है वो देना पड़ता है। प्रॉपर्टी है भाई दिल्ली में, पॉश एकदम, तो इतना किराया तो देना ही पड़ेगा। इसका आखिरी बार कब जमा किया था किराया? आखिरी बार जमा किया दिसंबर में, दिसंबर 2012 में। बताइए, दिसंबर 2012 से 2022 आ गया, किराया ही नहीं चुका रहे। तो बाकी कितना हो गया इनका कुल किराया? इनका बकाया हो गया 16 करोड़। बताइए, 16 करोड़ का किराया बकाया है। 87,77,000 रुपया, 77,000। इतना तो 16 करोड़ रुपए से ज्यादा सेवा दल का दफ्तर का बाकी है। अब आपको जरा 10 जनपद का बताता हूं। 10 जनपद, ये क्या है भाई? 10 जनपद, ये तो आपने भी बहुत सुना होगा। सोनिया गांधी का घर, सोनिया गांधी जी का घर है 10 जनपद, बहुत हेडलाइन चलती है। इसका मंथली किराया कितना है? इसका किराया ज्यादा नहीं, इसका किराया है 4,610 रुपए। 4,610 रुपया प्रति महीना। बाप रे, 10 जनपद का किराया 4,610 रुपया। अगर ये ऐड निकल जाए कि इतने में मिल रहा है, मार मच जाएगी। इतना तो बेचारे जो लड़के पढ़ने आते हैं या आईएएस की तैयारी करने आते हैं, वो अपने कमरे का किराया इससे ज्यादा दे देते हैं। और 10 जनपद का किराया मात्र 4,610 रुपया है। और उसमें भी कमाल की बात है कि ये भी नहीं भर रहा है। लास्ट जमा किया सितंबर 2020 में, लास्ट जमा किया, उसके बाद से दिया ही नहीं।
तो अब इनका जो बकाया चल रहा है बाकी वो चल रहा है 73,760 रुपए। ये इतना बाकी चल रहा है। अब मान लीजिए कोई नेताजी कह दे कि हम ये बकाया भर देंगे तो वोट उधर ट्रांसफर ना हो जाए और इसका डबल तो मैं ही दे दूं भाई। इतना बढ़िया 10 जनपद एकदम हरियाली के बीच में, चिड़िया सब बोलती है चाय 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 चाय, एकदम खाली। अब मैं तो कहता हूं ये 4,610, आप ये 20,000 कर दीजिए, मैं टाइम पे भरूंगा। मुझे देके तो देखिए, देवे नहीं करेंगे। चाणक्यपुरी बंगले का मासिक किराया, चाणक्यपुरी वाला देख लीजिए। चाणक्य, और ये जो बता रहा हूं ये ध्यान रखिए, ये आरटीआई में चाणक्यपुरी, यहां पे जो बंगला है इसका मासिक किराया कितना है? इसका किराया बैठता है करीब, महीने का जो बैठता है वो बैठता है 5,07,000। ये इसका किराया है, 911 रुपया भी है भाई, 911 रुपीज। आखिरी बार इसका किराया कब भरा था? अगस्त 2013 में आखिरी बार किराया भरा था। तो कुल बकाया कितना हो गया? इसका बकाया हो गया 5,12,99,000। इतना किराया बाकी। इन लोग का तो लॉटरी लग जाए तो पूरा पैसा लॉटरी का किराया ही देने में चला जाए। गांधी परिवार का घर 10 जनपद, जहां सालों से गांधी परिवार के लोग रह रहे हैं, इसकी कहानी भी आपको जाननी चाहिए। मसला सिर्फ किराए का नहीं है। पीएम बनने के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री 10 जनपद में रहे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। गांधी परिवार 10 जनपद में 1990 से रह रहा है। 19 जनवरी 1990 को राजीव गांधी को यह अलॉट हुआ था। राजीव गांधी के निधन के बाद 22 मई 1991 को सोनिया गांधी के नाम पर अलॉट हुआ। तब से सोनिया जी 10 जनपद में ही रह रही हैं। लगभग 32 साल से सोनिया गांधी 10 जनपद में रह रही हैं। 10 जनपद के बारे में बात करें तो यह प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से भी बड़ा बताया जाता है। 10 जनपद 15,181 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है और पीएम नरेंद्र मोदी का आवास 14,101 वर्ग मीटर में बना है। यानी सोनिया गांधी इस देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े बंगले में रहती है। 12 तुगलक लेन बंगला 5,022 वर्ग मीटर में। 10 जनपद के बाद आपको कांग्रेस मुख्यालय के बारे में थोड़ा बता दूं। 24 अकबर रोड पर कांग्रेस का यह पर्याय माना जाता है। इसे कांग्रेस को 2013 में खाली भी करना था, लेकिन अभी तक खाली नहीं हुआ है। ना खाली हुआ ना किराया भरा। 1978 में 24 अकबर रोड कांग्रेस को अलॉट हुआ। इसका पिछला दरवाजा 10 जनपद से मिला हुआ। 8 मार्च 1994 से 26 अकबर रोड कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को 2010 में मुख्यालय के लिए अलग जमीन दी गई। 9 राउज एवेन्यू में मुख्यालय के लिए जमीन दी गई। 2013 तक कांग्रेस का मुख्यालय खाली करना था। दोनों संपत्तियां कांग्रेस को खाली करनी है। 5 रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस मुख्यालय भी खाली करना है। खाली करने के खिलाफ कांग्रेस कई बार एक्सटेंशन ले चुकी है। अब केंद्रीय संपदा विभाग फिर से कांग्रेस को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। नेता अपने सरकारी घरों का और दफ्तरों का किराया टाइम पर नहीं भरते, लेकिन बड़े बड़े चुनावी वादे इनसे करा लीजिए, दौड़ के आगे आएंगे और कहेंगे तुम्हारा कर्जा मैं उतारूंगा। अरे अपना तो उतारो पहले। और यह भी नहीं देखते कि जिस राज्य के लिए वो बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं उस राज्य पर क्या बोझ पड़ेगा, क्योंकि वहां इधर अपनी वाली जेब से नहीं देना है। वो हमारी जेब से निकालेंगे, उधर खजाने में डालेंगे, फिर वहां से उधर ट्रांसफर कर देंगे और वाहवाही खुद लेंगे। जहां यहां से अपनी वाली से निकाल के देना है उसमें क्या चलता है देख लीजिए। अब आपको कुछ राज्यों का उधार क्या चल रहा है वो आपको बताता हूं। राज्यों पर कर्ज का बोझ, इसको देखिए ये कितना ज्यादा है। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश देखिए, यूपी पर 6,53,000 करोड़
इतना कर्ज है, बताइए 6,53,000 करोड़ का कर्ज है इतने सालों, फिर भी मुफ्त बिजली और फलाना ढिमकाना सालों से चल रहा है। पंजाब किसान का कर्ज माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पंजाब पर 2,82,000 करोड़ का कर्ज है। ये आपको मामूली लगता है? 2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ का। और ये आपको वो राज्य बता रहा हूं जहां अभी चुनाव है। सोचिए ये लोग क्या हाल है। उत्तराखंड, ये नया राज्य बनाया गया है भाई, इस पर 84,000 करोड़ का कर्ज, नए राज्य में। और बनाया किस लिए था कि तुम अलग से रहोगे, तुम अपना लो भाई, तुम अपना, जैसे नहीं होता है तुम छोटा भाई अब सब बड़े भैया के पास है, लो तुम ये तुम रख लो, अपना अच्छा चला। अच्छा चलाने के लिए दिया तुमने, 84,000 करोड़ का वहां कर्जा है। गोवा, जहां एक और राज्य जहां पर चुनाव है, गोवा में कितना कर्ज है? 28,509 करोड़ रुपए। बताइए, छोटा सा राज्य है, उस पर भी 28,000 करोड़ का खर्च है। और मणिपुर, एक और राज्य जहां पर चुनाव हो रहा है, मणिपुर, इस पर कितना कर्ज है? 13,510 करोड़ रुपए का। ये 5 राज्यों का लेखा जोखा है जहां चुनाव है। तो अगर इन पांचों को अगर आप जोड़ दीजिए, सिर्फ इन 5 राज्य का कह रहा हूं, दूसरों का भी यही हाल है, तो 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है इन राज्यों पर। 10 लाख करोड़। एक पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए, एक, जिसने ये रोडमैप दिया हो कि कैसे मैं अपने राज्य को इस कर्ज से बाहर लाऊंगा। किसी के पास कुछ नहीं। ये पॉकेट में डाला तुम फ्री बिजली ले लो, ये पॉकेट में डाला तुम ये ले लो, ये पॉकेट में डाला तुम वो ले लो। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी जेब से जाता है। पाठशाला में अब यूपी चुनाव पर एक्स्ट्रा क्लास। इस क्लास में योगी आदित्यनाथ की बात करूंगा। आज योगी आदित्यनाथ बरेली में रोड शो करने पहुंचे, जहां हमारे रिपोर्टर आदर्श ने उनसे बातचीत की। चुनाव के पहले फेज के बाद बीजेपी की जीत और गर्मी निकालने वाले अपने बयान पर योगी ने क्या कहा, एक बार आपको पहले वो सुनवाता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बरेली में रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, पहले चरण के बाद क्या लगता है आप लोगों को, कैसा उत्साह है, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? ये अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को मिल रहे जनता के पार स्नेह को प्रदर्शित करता है। और प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 10 मार्च को परिणाम आएंगे, सरकार फिर से बनाएगी। महाराज जी, आपने कई जनसभाओं में और हर जगह पर लगभग जिक्र होता है मथुरा का, अयोध्या का, काशी का। क्या राम मंदिर के बाद अब मथुरा एक बड़ा मुद्दा होगा डेवलपमेंट के साथ साथ धार्मिक स्थान के तौर पर? हमारे लिए ये हमेशा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो या मथुरा, सभी जगह का समग्र विकास डबल इंजन की सरकार कर रही है। आस्था का सम्मान भी है और भौतिक विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी अभी आई हुई थी उत्तर प्रदेश और वो अखिलेश यादव के समर्थन में कह रही थी कि अगर हम यूपी फतह कर लेते हैं तो फिर केंद्र उनको हटा देंगे। देखिए, ये मुंगेरी लाल का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। बंगाल संभलता नहीं और आए हैं वो यूपी में उपदेश देने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन उन पर विश्वास करेगी। महाराज जी, एक और चीज़ देखी गई है कि जो भाषणों में आपने भी कहा कि मई जून में मैं शिमला बना दूंगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, और उस तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। क्या लगता है आपको, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग दंगाई थे, पलायन कर रहे थे, पलायन कराने के लिए जिम्मेदार थे, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया
तो स्वाभाविक रूप से उनके जो वक्तव्य आए थे, उनके वक्तव्य का, उनके क्रिया की ये प्रतिक्रिया थी जो हम लोगों ने कहा है कि भाई देखो, गर्मी मत दिखाओ, 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत हो जाएगी। और पाठशाला में अब उस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन का चैप्टर है जिसके लिए सेना को बुलाना पड़ा। सोचिए आप एक ऐसी जगह फंस जाएं जहां ना आप एक कदम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। आपके आगे खाई है, पीछे पहाड़। केरल में पलक्कड़ में एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ। वो पहाड़ी के बीच में फंस गया। पहला सवाल तो इस तस्वीर को देखकर जो मन में आता है कि भाई तुम यहां पहुंचे कैसे? बहुत बड़े चीते हो तुम तो। लेकिन चीता होना और जिंदा रहना दो अलग बात है। यहां पहुंचने के बाद भाई को पता चला कि मैं तो फंस गया हूं। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था यहां बैठे रहने के अलावा कुछ करने का, क्योंकि चढ़ने को तो भाई चढ़ गए, उतरना उनको नहीं आ रहा था। एक जगह बैठे या खड़े रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा भाई के पास। ये शख्स जो है वो 20 साल का आर बाबू है। अब इतना बाबू भी नहीं था कि समझ ना पाए कि वहां से चढ़ूंगा तो उतरूंगा कैसे, लेकिन चढ़ गया। अब तस्वीरों में देखिए कैसे एक पहाड़ी के बीच में फंस गया। इस लड़के के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, इसका मोबाइल फोन इसके पास था जिसके जरिए वो अपने परिवार को सेल्फी भेज रहा था। सेल्फी भेज रहा है। अच्छा, उधर से परिवार वाले गाली भेज रहे थे कि नहीं, ये हमको नहीं पता चल पाया, लेकिन मोबाइल के जरिए ही उसने अपनी लोकेशन फिर बता दी। पूरे 43 घंटे तक ये लड़का इस पहाड़ी पर फंसा रहा। 43 घंटे तक ये एक ही जगह अकेला बैठा रहा, लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। ये डटा रहा, इसे भरोसा था कि उसे बचा लिया जाएगा। सोमवार शाम में फंसे इस लड़के ने जैसे तैसे पहाड़ी के कोने में बैठकर रात भी बिताई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आर बाबू की चिंता भी बढ़ रही थी कि अब क्या यहीं पर रहना पड़ेगा क्या? एक ही जगह बैठे रहना और नीचे गिरने का डर किसी को भी परेशान कर दे। अक्सर मुश्किल वक्त में इंसान सबसे पहले हिम्मत हार जाता है, वो हालात के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन इस लड़के ने कम से कम ऐसा नहीं किया। यह अच्छी बात। अब आपको एक तस्वीर के जरिए दिखाता हूं कि आर बाबू नाम के लड़का ये कहां फंसा, वो समझिए। अब आपको ये क्लोज शॉट में दिख रहा है कि यह कहां फंसा है। अब आप इसको देखेंगे तो यहां ये ऊंचाई है, पहाड़ी के बीच में फंसा हुआ है। तो ऊपर यहां जहां ये फंसा हुआ है उससे 400 मीटर ऊपर चढ़ेगा, तब जाकर निकल सकता है। और नीचे जो है वो 600 मीटर। तो भाई अगर सिक्का भी उछालेगा कि ऊपर जाने का ट्राई करूं या नीचे उतरने का, तो सिक्का हवा में अटक जाएगा, क्योंकि वो सिक्का भी नहीं तय कर पाएगा कि इधर पलटू, क्योंकि ऊपर 400 मीटर और नीचे 600 मीटर। और उसको अगर आप क्लोज शॉट में देखिएगा तो ये भाई यहां बैठा हुआ है। वो तो भगवान ने इसके लिए, बताइए, ये पहाड़ के बीच में बैठने की एक जगह बना दी। ऐसा लग रहा है जैसे इसी के लिए बनाया था कि तुम यहीं बैठना। अब आप इस तस्वीर को देखिए कि भाई कैसे बैठा हुआ है, और ये पहाड़ भी ऐसा लग रहा है जैसे इसी के लिए यहीं पे काउच बनाया हुआ हो। और 2 दिन भाई ऐसे ही बैठा रहा। गलती भी तो इसी की थी, तुम ही गए थे, किसी ने भेजा थोड़ी था। सोमवार को ही आर बाबू के पहाड़ी पर फंसने की खबर प्रशासन तक पहुंची थी। अब चुनौती थी आर बाबू नाम के इस लड़के को बचाने की। सबसे पहले ड्रोन के जरिए आर बाबू की लोकेशन का पता लगाया गया। मिशन काफी मुश्किल था, इसलिए सेना की मदद ली गई। सेना की 2 यूनिट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी, मद्रास रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट। इसे ऑपरेशन पलक्कड़ नाम दिया गया। भारतीय वायुसेना की भी मदद ली गई। मंगलवार को नेवी के चॉपर भी स्पॉट पर पहुंचे। आर बाबू को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन पहाड़ी के इतने नजदीक जाना संभव नहीं था। पहाड़ी पर जंगली जानवरों का भी खतरा था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी लाई गई। बुधवार सुबह सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, रस्सी के सहारे पहाड़ी से नीचे उतरे और आर बाबू तक पहुंचे। और आर बाबू की हिम्मत दी गई कि बैठो बैठो, हम आ रहे हैं, बचा लेंगे तुम। सेना का एक जवान आर बाबू तक पहुंचा और उसकी पीठ थपथपाई। सबसे पहले आर बाबू को पानी पिलाया गया, क्योंकि उसका गला बुरी तरह से सूख रहा था। सेना के जवान ने उसे हिम्मत दी, उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर रस्सी के सहारे जवानों की मदद से उसे ऊपर लेकर आ गए। मतलब सेना ने आर बाबू को नई जिंदगी। ऊपर आया तो बहुत खुश था, झूम रहा था। उसने सेना के जवानों का धन्यवाद भी दिया।
आर बाबू अपने 2 दोस्तों के साथ सोमवार को पलक्कड़ इलाके में मलम पूजा की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग करने गया था और पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल था, इसलिए आर बाबू के दोनों दोस्तों ने पहाड़ी पर चढ़ने का इरादा पहले ही छोड़ दिया। ये देखिए कितना खुश हो गया बाहर आया, लेकिन आर बाबू ने ट्रेकिंग जारी रखी। ट्रेकिंग के दौरान वो फिसल गया और पहाड़ की चट्टानों के बीच फंस गया। आर बाबू अब सुरक्षित है। एक बार फिर भारतीय सेना सबसे बड़ी रक्षक साबित हुई है। एक मुश्किल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन की तस्वीरें देखकर हर किसी ने भारतीय सेना को सलाम किया। और ये एक बार फिर आपको सिखाता है कि थोड़ा सोच समझकर काम कीजिए कि अगर ऐसे फंस गए तो क्या होगा। पाठशाला में अब वो खबर जिसे देखकर आप कहेंगे गजबे। किसी को एक बार कोरोना हो तो क्या होता है? टेंशन होता है, परिवार पॉजिटिव हो जाता है, परेशान हो जाता है। कई बार परिवार ना हो लेकिन एक व्यक्ति तो हो ही सकता है। नेगेटिव होने तक अलग रहना पड़ता है, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाए और फिर कोरोना जाए ही ना तो आप यकीनन कहेंगे कि गजबे। जिस इंसान के बारे में आपको बता रहा हूं उसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 78 बार कोरोना हो चुका है। मुजफ्फर कायसन टर्की में रहते हैं और 56 साल के हैं। नवंबर 2020 में पहली बार मुजफ्फर कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से वो डिस्चार्ज ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जितनी बार टेस्ट हुआ उतनी बार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। करीब 14 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। मुजफ्फर कायसन क्वारंटीन है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुजफ्फर ल्यूकेमिया के मरीज हैं, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। मुजफ्फर कायसन में कोरोना के कई लक्षण अब नहीं दिखते हैं, उसके बाद भी वो नेगेटिव रिपोर्ट में नहीं आ रहे और इसी कारण उनको कोविड वैक्सीन भी नहीं लग पा रही। नेगेटिव होइएगा तब तो लगेगी। हम किसी बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप सावधान रहिए और ऐसा गजबे है कहने की नौबत ना आए, इसके लिए तैयार रहिए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। अब इनको तो कोरोना 14 महीने से नहीं छोड़ रहा है, लेकिन हमारी और आपकी जो जुदाई है वो 2 दिन की है। सोमवार को मुलाकात होगी। नमस्कार।